नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन 2014 में आज हम इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे और इसमें मैं आपके ड्राइंग और आर्ट से रिलेटेड 35 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे आज जो है वो 2014 के 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आप चाहिए तो मेरी पुराने जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं तो उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है 166 से। तो पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य समर्पित है। ऑप्शन में है ए शिव के प्रति प्रेम को, बी विष्णु या कृष्ण के प्रति प्रेम को, सी कामदेव को, या डी मेनका को। तो जो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य है वो समर्पित है विष्णु या कृष्ण के प्रति प्रेम को। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन्स सेरिफ कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है कि सन्स सेरिफ जो है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन में है कि जिन अक्षरों में सेरिफ का प्रयोग किया जाता है, जिन अक्षरों में सेरिफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, या अक्षर के अंत में स्ट्रोक्स का प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जिन अक्षरों में सेरिफ का प्रयोग नहीं किया जाता है उन्हें सन्स सेरिफ कहते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 168 क्वेश्चन, ताजमहल का प्रधान मिस्त्री प्रारूपकार था। तो आपको बताना है कि ताजमहल जो कि एक बहुत ही सुंदर एक जो है भवन है जिसको 7 अजूबों में से भी एक माना जाता है, तो उसका जो निर्माण है, जो उसकी जो सुंदरता है, उसका जो मिस्त्री है, प्रारूप जो कार बनाया है वो कौन है। तो ऑप्शन में है ईसा खां, हसन खां, अबुल हसन, या मियाँ मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईसा खां उनके मिस्त्री रहे हैं जिन्होंने उसका प्रारूप तैयार किया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा निर्मित भवनों की तुलना में शाहजहाँ के भवन किस दृष्टि में श्रेष्ठ है। तो ये आपको बताना है कि अकबर की तुलना में शाहजहाँ के समय जो भी जो है भवन निर्माण हुआ था वो किस तरह से जो है वो काफ़ी श्रेष्ठ रहे हैं। तो ऑप्शन में है, पहला है कि विशालता और मौलिकता में, भव्यता व विशालता के समन्वय में, या अलंकरण के भव्य प्रदर्शन में, डी ईरानी और भारतीय स्थापत्य शैली के समन्वय में। तो ये आपको बताना है। और मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सी दिया गया है कि अलंकरण के भव्य प्रदर्शन में, बट मुझे लग रहा है क्योंकि अलंकरण तो शाहजहाँ के समय में उतना नहीं हुआ था जितना कि जो है वो अकबर और जो है जहांगीर के समय में हुआ था। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, क्योंकि भव्यता और विशालता के समय में, क्योंकि जो भवन जो है वो शाहजहाँ के समय जो बनाए गए जो भी स्थापत्य कला का, क्योंकि स्थापत्य कला के लिए शाहजहाँ को जो है बहुत ही जो है अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके समय में बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया था। तो क्योंकि उनका उनका मेन रीज़न था कि उनका ध्यान जो है वो ज़्यादा जो है वो स्थापत्य कला की तरफ था। उन्होंने स्थापना की है, नए नए उन्होंने भवन बनाए हैं, और वो भी इतने विशाल थे, इतने जो है काफ़ी जो है उसमें विशाल था, काफ़ी बड़े थे। और इस तरह से तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इसका बी होना चाहिए, बट जो आंसर की में है वो सी दिया गया है। और अगर आपको लगता है इसमें से कौन सा सही है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है वो सी पे ही जाऊँगी कि अलंकरण एवं भव्य प्रदर्शन में। तो इस तरह से बाकी आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है कि बच्चों में योजनागत कला अभिव्यक्ति की शुरुआत कब होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, इनकी साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि बच्चों में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो एक प्रकार से जो योजनागत जो कल्पना जिसमें हम जब पहले ही प्लानिंग कर देते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो कब मानी जाती है। तो ऑप्शन में है कि मध्य प्राथमिक स्तर के दौरान, या उत्तर प्राथमिक स्तर के दौरान, या माध्यमिक स्तर के दौरान, या उच्च माध्यमिक स्तर के दौरान। तो जो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि मध्य प्राथमिक स्तर के दौरान। प्राथमिक स्तर से जो ऊपर जाते हैं तो उस समय जो क्या होता है कि बच्चे जो है वो योजना बनाते हैं, अपनी इनकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कला अभिव्यक्ति की विशेषताओं को प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु वर्ग के बच्चों में से निम्न कितनी श्रेणी वर्गीकृत की गई है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 2 श्रेणियाँ, 3 श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ, या 5 श्रेणियाँ। तो वो वर्गीकृत की गई है प्राथमिक विद्यालय स्तर में आयु वर्गों के, वो 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 172 क्वेश्चन पे कि भारतीय चित्रांकन के मुख्य प्रयोजन है। तो आपको बताना है कि भारतीय चित्रांकन के मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन में है ए
धार्मिक अभिव्यक्ति पूजा पाठ, या बी ऐतिहासिक दृश्यों का संरक्षण, सी जीवन की प्रमुख घटनाओं का संरक्षण, या डी रसों का उद्दीपन और प्रेमाभिव्यक्ति। तो इसको क्या करना है कि इसको आपने इसमें से सही युग्मों का चयन करना है। तो इसमें भी आपको जो ऑप्शन दी गई है और वो ऑप्शन आपके दो दो में है। जैसे कि पहला ऑप्शन है केवल ए और बी, और सेकंड है बी में है केवल ए और डी, और सी में है ए और सी या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि भारतीय चित्रांकन में जो मुख्य प्रायोजन रहे हैं वो सभी रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पूजा पाठ हो, चाहे वो धार्मिक अभिव्यक्ति हो, ऐतिहासिक दृश्य हो, जीवन की घटनाएं हो, या रसों का उद्दीपन या प्रेमाभिव्यक्ति हो। तो सभी को मिलके हमने जो है भारतीय चित्रकला रही है, सभी का उसमें जो है योगदान रहा है। मतलब कि सभी जो जो भारतीय चित्रकला है उन सभी विषयों को, सभी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो निर्मित की गई है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आकार और शैली के आधार पर आनंद कुमार स्वामी ने कितनी कोटियों को माना है। तो आनंद कुमार स्वामी जी की बात कर रही हैं कि उन्होंने आकार और शैली मतलब कि किस आकार में उन्होंने डिवाइड किया था। तो वो किया था इन्होंने 3 जो है शैली में इन्होंने जो डिवाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 174 क्वेश्चन, प्राथमिक अवस्था में सजावट की कला निम्न में से क्या है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए बच्चों में स्वच्छता एवं सुंदरता का भाव विस्तृत करना, प्रतीकात्मक व यथार्थपूर्ण भाव विस्तृत करना, बच्चों को आनंदित करना, या बच्चों को अपनी योग्यता में से सुंदर रूपों और डिज़ाइनों की खोज करने का अवसर प्रदान करना। तो सबसे पहले जो प्राथमिक अवस्था में सजावटी की जो कला रही है वो यही है कि हमें बच्चों की योग्यता से जो है सुंदर रूपों और डिज़ाइनों की खोज करने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ों को वो कुछ भी सुंदर चीज़ों को या कुछ भी जो उनको जो डिज़ाइन है वो उसकी खोज कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें अच्छा लगता है वो डिज़ाइन मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 175 क्वेश्चन पे। बारहमासा चित्र में पाया जाता है। तो वो है आपको बताना है कि बारहमासा चित्र में क्या होता है। ऋतुओं का चित्रण, कृष्ण लीला चित्रण, राग रागनी चित्रण, या उपयुक्त सभी। तो वो होता है बारहमासा। तो वो होता है आपका ऋतुओं का चित्रण। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ऑप्शन में है राजा नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा चंद्रदेव, या राजा विक्रम सिंह देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि राजा नरसिंह देव जी ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आपके बिहार से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये हमने जो है वो सबसे पहला जो इससे पहले वाला जो हमारा एग्ज़ाम था कमीशन का जो कि 13 में हुआ था डीएम, उसमें भी चीज़ें पूछी गई थी। बट इसको ऐसे घुमा के पूछा गया था कि वो किस से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला जो है वो कहाँ पे की जाती है। जो उस समय जो हम जो आंगन होते हैं उस पर की गई कला को क्या कहते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने एक ही चीज़ को जो है कितने तरह के जो क्वेश्चन जो है वो बनाने की संभावना है, आपने इस बात का ध्यान देना है। तो ये बिहार की कला है मधुबनी, जो कि स्टार्टिंग में कुछ महिलाओं के द्वारा, घर की महिलाओं के द्वारा वो चीज़ें शुरू की गई थी। लेकिन धीरे धीरे अब वर्तमान में ये चीज़ें जो है वो पुरुष भी करने लगे हैं। और पहले ये जो है जो फर्शों पे या फिर जो है आंगन की ज़मीन पे की जाती थी और दीवारों पे होती थी। लेकिन अब ये कागज़ों पे और जो कपड़ों पे भी ये मधुबनी पेंटिंग आ गई है। तो इस बात का पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत किसने की थी और इसकी जो फेमस आर्टिस्ट है वो कौन रही है। तो ये अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है। तो वो आपको बताना है। तो अजंता से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुफा संख्या से कोई भी चित्र देखे तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। और आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैंने अजंता के ऊपर मैंने खुद नोट्स बनाए हैं और मेरी वो खुद की हैंडराइटिंग से है। तो आप वहाँ पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके अजंता के 3 वीडियो मैंने बनाई है। तो आप वहाँ पे जाके जो है इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो यहाँ पे है 16वीं गुफा, 14वीं गुफा, 17वीं गुफा या पहली गुफा। तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो आपकी 16वीं गुफा में है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 179 क्वेश्चन। तो आपको कुछ आकृति दी गई है ABC करके। तो आपको इनमें से
जो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समानांतर चतुर्भुज नहीं है, तो वो आपको बतानी है। तो वो आप आकृति को देख लो पहले, और उसके बाद जो उसमें बताना कि समानांतर चतुर्भुज की जो समानांतर जो कि समान चतुर्भुज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वही आकृति की जिसमें कोई भी भुजाएं जो है वो इक्वल नहीं लग रही है, और इस तरह से तो डी इज़ द राइट आंसर, वो हो डी नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट भी एक आकृति दी गई है और एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। और x हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, आप पिक्चर को देख सकते हैं, और उसके बाद जो है हमें इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपको पता होगा। और तो इसमें क्या है कि अगर आपके मतलब ऊपर वाला अगर जो 100 होगा तो उसके अपोजिट नीचे वाला जो एंगल है वो भी आपका सेम टू सेम, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे वाला एंगल भी होगा। जिस तरह से ये आकृति जो है बनाई गई है, तो अगर ऊपर वाला 100 है तो नीचे वाला जो जहाँ पे x लिखा गया है तो ये वाला भी ऐसी स्थिति में जो है वो 100 डिग्री का ही बनता है। तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इससे संबंधित वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने जो है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चनों को जो है वो डिस्कस किया है। तो वहाँ पे मैंने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बताया है। तो इस तरह से यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 181 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो आपको बताना है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयतें भी होती है, या सभी आयत वर्ग होते हैं और सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताना है कि सभी आयतें वर्ग होते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयत का अपना एक रूप होता है और वर्ग का अपना एक रूप होता है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आयत जो है वो वर्ग बन जाएंगे, तो ये बात गलत है। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 182 क्वेश्चन, आयत के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो आपको बताना है कि आयत के लिए नहीं है। तो सबसे पहले है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, और विकर्ण आपस में लंब होते हैं, या प्रत्येक कोण समकोण होता है, या विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि आयत का जो नहीं है कि विकर्ण आपस में लंब होते हैं। विकर्ण तो लंब आपस में होएंगे नहीं, क्योंकि वो जब आपस में क्या होता है कि आयत के जब हम जो है एक कोण को छोड़ के जब हम सेकंड वाले को हम जो आपस में मिलाते हैं, जो कि सबसे लंबी रेखा होती है इसके बीच में, इसमें विकर्ण की, तो वो लंब तो होंगे नहीं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे भी यहाँ पे भी एक आकृति दी गई है कि नीचे दी गई आकृति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो आपको बताना है। तो आकृति को देख लीजिए आप। तो इसमें क्या दिया गया कि कोण P और कोण R बराबर है, और कोण R, उसके बाद है आपका कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, या कोण Q व कोण S बराबर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि कोण P और कोण R बराबर है। तो ये क्वेश्चन गलत है, बाकी सभी सही है, क्योंकि P और R तो बराबर हो सकते, क्योंकि P का जो एंगल है वो कितना बड़ा है, और जो R का एंगल है वो थोड़ा सा छोटा है। तो ये बात गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है 184 क्वेश्चन कि नीचे दी गई नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी बहुभुज नहीं है। तो वो आपको बतानी है, और मैंने ये कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बहुभुज का मतलब क्या होता है। कि बहुभुज का मतलब जिस आकृति में 4 भुजाओं से ज़्यादा आकृति हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखो 4 भुजाओं से ज़्यादा आकृति, जो ऑप्शन नंबर ए है वो, तो उसमें जो 4 भुजाएं हैं तो ये तो पहले ही बाहर हो गई। और सी में भी क्या है जो बहुभुज नहीं है, तो आपको बतानी है। तो ए भी है, अच्छा सॉरी, इसमें हमें बताना है कि जो बहुभुज नहीं है, तो ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सी में एक जो त्रिभुज की आकृति बन रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सी जो पिक्चर है वो त्रिभुज इनकी चतुर्भुज से, वर्ग से अच्छा जो वो त्रिभुज है, तो हम सी की तरफ जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 110 डिग्री हो तो तीसरा कोण होगा ऑप्शन में 80 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री। तो वो होगा आपका 70 डिग्री। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर आपको 2 कोणों का योग दिया गया है तो दूसरों को आप लोग इसमें से कैसे निकालेंगे, आप 180 डिग्री माइनस कर देंगे
110 डिग्री। तो जितना होगा तीसरा कोण तो वो अपने आप आ जाएगा, तो वो 70 डिग्री होता है, तो 70D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पंचभुज के कोणों का योग कितना होगा। तो ऑप्शन में है जो 5 भुजाओं का जो उसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 540 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 187 क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ व इनके क्षेत्रफल क्रमशः 65 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ई एफ 16 सेंटीमीटर हो तो बी सी का माप कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12.8 सेंटीमीटर। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 188 क्वेश्चन, चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो वो होता है आपके ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीचे दिए गए त्रिभुज में कोण x का माप कितना है। तो आपको त्रिभुज दिया गया है, इसमें कोण x का माप आपने देखना है। तो ऑप्शन में है 35 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो अगर एक एंगल आपको 90 का दिया है, दूसरा आपको 60 डिग्री का दिया गया है, तो तीसरा निकालना है। पहले तो आप तो इन दो को प्लस करें, 90 और 60 को प्लस करते हैं तो ये होता है 115, और 115 और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 180 में से आपको 115 आपको लेस करना है, तो वो आपके सामने आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो आपका x है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि किसी सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। नेक्स्ट है यदि किसी सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। और अब यहाँ पे बात की गई है 60 डिग्री की, तो उसकी होगी 60 डिग्री, मतलब कि 6 उसमें जो है उसकी भुजाएं होगी और उसके प्रत्येक कोण का माप जो है वो 60 डिग्री होगा। और वो भी कहाँ के, बाह्य कोण का, आंतरिक कोण का नहीं, बाह्य कोण का जो है वो 60 डिग्री होगा, और तब जाके उसमें अंदर जो है वो 6 भुजाएं होगी। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वृहद बहुभुज निम्न में से किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, तो ऑप्शन देखते हैं पहले कि जिस बहुभुज का एक भी कोण समकोण ना हो, जिस बहुभुज का एक कोण अधिक कोण और सभी कोण न्यून कोण हो, या जिस बहुभुज के सभी कोण समकोण हो, या जिस बहुभुज का कोई भी कोण दो समकोण के से अधिक हो। तो इसका जो सही आंसर है कि वृहद कोण उसे कहते हैं कि जिस बहुभुज का कोई भी दो कोण समकोण से अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं वृहद बहुभुज। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है। कोई भी जो हम जो है संरचना बनाते हैं, कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, तो उसके दो मुख्य तत्व क्या है। तो ऑप्शन में है रूप तथा स्थान, रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति और उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट किया गया है, तो ये पिछले कमीशन में भी पूछा गया था 2013 के। तो इसमें है आपका रूप और स्थान, कि जो आप आकृति बना रहे हैं और जिस बेस पे बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। तो वो बने हैं आपकी पहाड़ी शैली में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 195 क्वेश्चन कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है विहारों में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, या गुफाओं में, या कालीबंगा में। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये बाकी हर जगह पे मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं। यहाँ पे जो है पर्टिकुलर किसी गुफा का नाम नहीं दिया गया है, बट गुफाएं हैं। तो गुफाओं में ही सबसे अधिक हमें पेंटिंग मिली है, प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो वो है अजंता की पहली गुफा में। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 197 क्वेश्चन कि अजंता की भित्ति चित्रकारी की सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है। तो ऑप्शन में है चावल की भूसी और गोंद के साथ गोबर, गाय का गोबर, या चावल की भूसी और गोंद के पाउडर, या चावल की भूसी और गोंद के साथ मिट्टी, या इनमें से सभी।
सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि चावल की भूसी और गोंद के साथ गाय का गोबर मिला के जो है वो अजंता की भित्ति, इनकी भीत जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 189 क्वेश्चन कि पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी। तो वो थी आपकी प्रारंभ में 18वीं शताब्दी और विलंबित यानी कि 19वीं शताब्दी, यानी कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में जो है वो पहाड़ी शैली विकसित हुई थी। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न तानों में की गई है। तो वो आपको बताना है कि मोनालिसा की पेंटिंग जो है उसमें रंग की जो टोन है वो किस तरह की है। तो वो है लाल रंग की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कि पटचित्र लोक चित्र कला का संबंध है। तो वो कहाँ से है, किस राज्यों से है, तो वो आपको बताना है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके उड़ीसा से है। तो पटचित्र, तो इस से बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 35 क्वेश्चनों की वीडियो और इसमें हमने जो है अभी तक पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर कुछ आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें उसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।